कर्नाटक में जो हुआ अभी देखिए कि सारा का सारा पासा पलट गया। जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है वहां जैन जी आंदोलन ने उनके खिलाफत में आज स्थितियां पैदा की। यूपी में जो एक्सपेक्टेशन थे, जितना जो कोशिश कर रहे थे, उसका बिल्कुल पलट पिक्चर सामने आ गई। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से सारे इस आंदोलन को, तथाकथित जो आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम का एक एंगल बनाया जा रहा है, समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार दिल्ली में अब कहीं किसी प्रकार से नजर नहीं आता कि कहीं कोई बड़ी बात नजर आती है। ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो पूरे विश्व में जो आज एक व्यापक तरीके से एक अजीब तरह का विरोध पैदा हो रहा है, वो यूथ जनरेशन करप्शन के खिलाफ ये सारी बातें कर रही है। और ये उसके खिलाफ भी बात कर रही है कि विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय के लोगों का जिस तरह से व्यापक तरीके से जो निष्क्रमण हो रहा है और संगठनों के आधार पर जिस तरह से पूरा एक फैलाव हो रहा है, और जिहादी मानसिकता के जिस तरह से लोग प्रचार में बढ़ावा दे रहे हैं, उसके खिलाफ आज सारा विश्व जनमत खड़ा है। और हिंदुस्तान में भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल, बिहार में अभी थोड़े दिन बाद आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इन पार्टीज में, इस पॉलिटिक्स में कितना क्या दम है। मेरे ख्याल में भारत की स्थितियां बहुत बदलने वाली नहीं है। इस संकट के दौर से बहुत जल्दी हम लोग निकल जाएंगे, बल्कि निकल चुके हैं, और आगे आने वाला समय साफ तरीके से सकारात्मक नजर आता तो भाई साहब, एक कई बार प्रश्न उठता है और कुछ मित्र लोग चर्चा भी करते हैं। आपने इतना लंबे समय से इन सब चीजों को देखा है, तो निश्चय ही आप उस पे एक टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या भारत का तुरंत स्वतंत्रता के बाद है। जी जो राजनीतिक तंत्र स्थापित हुआ, वो जी बिना किसी विरोधी पार्टी के था। जी उसमें मतलब एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब जगह छा गई। उसने सभी कुछ खुद अक्यूमुलेट कर लिया, आजादी की लड़ाई से लेके सभी, और अंत में जाके सब कुछ एक परिवार में समाहित हो गया जी कि जो भी कुछ देश है, ये देश ही एक परिवार ने बनाया है या एक हाँ, व्यक्ति विशेष ने बनाया है। तो बिल्कुल। क्या ये जो शुरुआत हुई थी बिना विरोधी पक्ष के, यानी कि कोई कोई संतुलन नहीं था कि भाई एक एक सरकार आती है, कुछ काम करती है, उसकी विरोधी पार्टी, और जी फिर अंत में जाके ऐसा हुआ कि आज तो 300 से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं, और उनमें से अधिकतर क्षेत्रीयतावाद या कि परिवारवाद की पोषक हैं। तो जी ये जो आरंभ काल था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है कि उस समय एक तरह का पंगु प्रजातंत्र वहाँ कि वो आज तक चल रहा है कि कोई दूसरी सरकार को सहने के लिए जो लोग सत्ता में रहे हैं, वो सत्ता से बाहर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सोचते हैं कि सत्ता हमारा ही अधिकार है। थोड़ा प्रश्न लंबा हो गया, इसके कई खंड हैं, तो आप बताइए भाई साहब। बात बहुत साफ है कि आजादी के समय दो बड़े प्रभावशाली चेहरे हमारे सामने थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी का था, जो दुर्भाग्य से आजादी मिलने तक, या जब आजादी मिली उस समय नोआखली में अपना शांति की तलाश कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी आखिरी कोशिश कर रहे थे। और वहां इस एकता पर लगभग इस पर कील ठोक दिया गया था, और कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती थी। नोआखली का जो सारा अनुभव है, जिसको आप किसी भी पॉलिटिकल फिल्म में देख सकते हैं, यहाँ तक कि खुशवंत सिंह की जो ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म है, उसमें भी आप सारा कुछ देख सकते हैं कि इसका क्या प्रारूप था। गांधी वाज अटर फेल्योर, और उस फेल्योर का बाद में उसको आगे ले जाने का, यानी उसी फेल्योर को आगे ले जाने का श्रेय नेहरू जी को जाता है, जवाहरलाल नेहरू को जाता है। किसका कारण था कि उस समय सरदार पटेल को साइड लाइन कर दिया गया। उन्होंने केवल देश को की एकता के लिए, अखंडता के लिए कोशिश की, पॉलिटिकल तरीके से उन्होंने मैन्योरिंग किया, और सौभाग्य से देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए, देश की एकता को बनाते हुए उन्होंने एकीकरण किया रियासतों का। ये सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। उसके बावजूद कि पैरेलली उनके खिलाफ एंटी फोर्सेस काम कर रहे थे, कश्मीर में आंदोलन चल रहे थे, पाकिस्तान बन चुका था, और उसके बाद जो समस्याएं पैदा हो रही थी,
और नेहरू जी जिस तरह चीन का या पाकिस्तान का समाधान ढूंढ रहे थे या बॉर्डर्स प्रॉब्लम को जिस तरह टैकल कर रहे थे, वो किसी प्रकार से सकारात्मक नहीं थी और एडोकिज्म था, तदर्थतावाद था। उस तदर्थतावाद को आज तक की पॉलिटिकल पार्टियां भोग रही हैं। केवल नेहरू के समय में लोहिया जैसे लोग, समाजवादी पार्टियों के लोग या मार्क्सिस्ट पार्टियों के लोग, जो वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल चीजें पैदा हुई, या कहीं साउथ की पॉलिटिकल जो मैन्योरिंग थी, पॉलिटिकल राजनीतिक जो एक बदलाव था, वो सारी चीजें पॉजिटिव तरीके से आई। किंतु बाद में ये सारा लूटपाट जो है वो परिवारवाद में सीमित हो गई। यानी मिसेस गांधी ने भी गांधी का नाम ले लिया, जबकि शी डजंट बिलोंग टू गांधी फैमिली। संजय गांधी को गांधी का नाम मिल गया, राहुल गांधी को गांधी का नाम मिल गया। तो गांधीवाद ये गांधी का परिवार नहीं है, क्योंकि गांधी के परिवार को तो हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। गांधी के परिवार के जो 4-5 जो बच्चे थे और उनके जो सारा परिवार था, वो आज हम देख रहे हैं कहाँ है वो। किंतु उसका जो बेनिफिट मिला, बेनिफिट ऑफ डाउट्स, जिस परिवार ने ले लिए और उससे आज तक वो सत्तारूढ़ है, पूरी कोशिश में वो कोशिश करें कि वो परिवारवाद चलता रहे, उसी का एक दूसरा रूप बिहार में नजर आया, उसी का दूसरा रूप आपको यूपी में नजर आया और दूसरी स्टेट में नजर आया। तो इसके खिलाफ में जनता जागरूक है। बहुमत की सरकार जो पिछले तीसरा दौर चल रहा है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब परिवारवाद के खिलाफ जनता आंदोलित है, पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि आगे आने वाले समय पर परिवारवाद चलने वाला नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के आधार पर पार्टियां मिलजुल करके जो अब नई संरचना, राजनीतिक संरचना बनाएंगी, उसके लिए बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, पॉलिटिशियंस को, समाजशास्त्रियों को, सांस्कृतिक लोगों को और दूसरे लोगों को मिलजुल करके काम करने की जरूरत है और इसका पॉजिटिव स्वरूप तैयार होना चाहिए। मैं इसके लिए आशावान हूँ, आशान्वित हूँ। जी। तो एक जो ये नेपो किड्स की बात हो रही है, तो ये भारत में एक नारा चल रहा है कि नेपो किड्स मतलब जो है जेन जी निकलेंगे। लेकिन अब हम्म, जैसे अब जो नेपाल का उदाहरण है, आप हम्म, देखिए, आप जरा इसको अधिक समझा पाएंगे कि क्या कारण है कि किसी भी अखबार में, किसी चैनल में मैंने नहीं, हो सकता किसी से सुना हो, कि जो केपी ओली की सरकार गई नेपाल में, हम्म, महाभ्रष्टाचार और नेपो किड्स के लांछनों के बीच में, जो कि स्थापित लांछन थे, सिर्फ जी, हवाबाजी नहीं थी, उसने हम्म, ही एक इतना रोष और गुस्सा वहां के लोगों में जो है वो उत्पन्न किया। तो वो एक चीन की पिट्ठू सरकार थी और वो एक वामपंथी सरकार थी। मतलब बिल्कुल, एक वामपंथी सरकार को और फिर 15-17 सालों में शायद 17 बार सरकारें बदली हैं। तो बिल्कुल, इतनी राजनीतिक अस्थिरता उस प्रांत में रही है। और फिर वहां पे जो है वो बाहर के विदेशियों का भी एक तरह से देखिए कि ये माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत में, आगे तो परिणति कुछ और होगी, कि हुँ, चीन के तंत्र को उखाड़ने में अमेरिका के तंत्र का रोल था। उन्होंने कई इस तरह के लोगों को वहां पे बढ़ावा दिया। तो ये बात, इसको क्यों छुपाया जा रहा है कि एक वामपंथी सरकार, चीन की पिट्ठू सरकार, महाभ्रष्टाचार के कारण अब भारत की किसी पत्र पत्रिका चैनल पे ये डिस्कशन सुना नहीं गया है। और जहां तक नेपो किड्स को हटाने की बात है भाई साहब, वो तो भारत 2014 में ही कर सकता है, कर चुका है भी। जो सत्ता से बाहर हुए थे कौन? वो नेपो किड्स भी थे ना। फिर वो यूपी में भी बाहर हुए, उसके बाद वो बिल बिहार में भी बाहर हुए, और किसी कारण बिल्कुल, से वो पंजाब में भी बाहर हुए। ये ठीक है कि वो जम्मू कश्मीर में दोबारा आ चुके हैं, लेकिन बिल इस पे आपका क्या आकलन है भाई साहब? तो नेपो किड्स का जो आंदोलन है, जो कि अवधारणा, एक नई अवधारणा है, जिसमें यंगर जनरेशन को, जेन ज़ीज़ को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो इसलिए कि ये यंगर जनरेशन के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उनकी सबसे बड़ी रियलिटी है, असंतोष उनकी सबसे बड़ी पूँजी है और दिशाहीनता उनका सबसे बड़ा दर्शन है। तो इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स हैं और राजनीति, वो अपना खेल कर रही है। निश्चित रूप से इसके साथ पैरेलली स्वतंत्रता से और समानांतर तरीके से दूसरे लोग प्रयासशील हैं और इसका असर आप देख रहे हैं कि जिस आंदोलन को नेपाल ने खड़ा किया नेपो किड्स के नाम से, वो आंदोलन बाद में उसका वही असर हुआ। सब नेपाल को जला दिया, राख कर दिया, उसके बाद भी वही रिवीजन का दौर चालू हो गया। वही 17 बार गिरी हुई सरकारें फिर कोशिश कर रही कि दोबारा लौट करके आ जाए। वैसा ही प्रयास बावजूद बार बार
भारतवर्ष में हो रहा है कि हजार बार ये सरकारें गिर चुकी हैं, असफल हो चुकी हैं, फिर भी कोशिश करें किसी न किसी तरह से मैनिपुलेशन करके वो ये सरकार बना लें, 10, 20, 50, 100, 150 वोटों को हासिल कर लें। तो ये कुल मिलाकर के ये जो विरोध में जिस तरह के ये करप्शन के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लोग उठा रहे हैं और रिविजनिस्ट लोग इसका दोबारा फायदा उठाते हैं, जो हमेशा से उठाते रहे। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन आपने देखा, कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें इसमें गंवाई और पूरा देश बर्बाद हो गया। उसके बाद लगातार रिविजनिस्ट लोगों ने इस पर अपना वापस सत्ता कायम की। आज भी हो रहा है, कल भी होगा और पहले आगे भी होता रहेगा। तो इस रिविजनिस्ट मूवमेंट पर लगातार नजर रखने की जरूरत है और जो नया आंदोलन है, जो आगे रूट्स लेने वाला है, उसको सचेत और समग्र दृष्टि से, नई दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ये चाहे राष्ट्रीयता की बात हो, चाहे लोकल बात हो, चाहे वैश्विक स्तर की बात हो, ये सब जगह बहुत तंदुरुस्त एक सजग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके बिना आगे बहुत सारी खतरों की संभावनाएं हैं और उनसे हमें जूझना पड़ेगा। तो भाई साहब, इसमें एक चीज ये भी है जिसका थोड़ी देर पहले भी मैंने इंगित किया था, आपको निवेदन किया था कि क्या हमारा प्रजातंत्र पूरी तरह से क्या कि एक इसको जिसको कहते हैं कि वयस्क हो गया है, मैच्योर हो गया है, कि यहाँ पे दूसरे लोग सत्ता में हैं, वो कुछ लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, वो लगातार हारे जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि इस देश में जिसको कहा जाता है कि जो है भी कि सबसे बड़ा विशाल प्रजातंत्र है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी उसमें फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ पुरानी हैं। तो हम्म। इसके अंदर वो लोग जो खुद नेपो किड्स हैं, हाँ। वो दोबारा सत्ता एक- में आना चाह रहे हैं। तो क्या बिल्कुल ये बिल्कुल। जो हमारा प्रजातंत्र है, उसकी एक कमजोरी, एक एक वीकनेस, एक प्रोफाउंड वीकनेस नहीं है? बहुत बढ़िया बात कही आपने और ये बात देखिए बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जब देश की आजादी हुई और जिस प्रकार के राजनीतिक तरीके से हमने अपने जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिस तरह से हमने एक ढांचा बनाया, उस ढांचे में हमारा सारा एजुकेशन, हमारा सांस्कृतिक जो उत्थान था या जो दिशाएं थी वो भ्रष्ट हो गई। हम किसी प्रकार से भी देश को ऐसी कोई समर्थ शिक्षा, एक अनुकूल शिक्षा, एक नेशनलिस्टिक शिक्षा, एक परंपरागत राष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षा देने में असमर्थ रहे और उसका सारा लाभ भ्रष्टाचार में लिप्त उन्हीं परिवारों को मिला जिन परिवारों ने देश में आजादी दिलाने के लिए इनिशियली जो लोग सामने आए थे, किंतु बाद में वो सारा का सारा मामला जो था वो सारा परिवारवाद में सिमट गया। तो आज जेनजीज भी जो विरोध कर रहे हैं वो नेपो किड्स का विरोध कर रहे हैं, किंतु वही नेपो किड्स चाहते हैं कि वो सत्ता में वापस आ जाए और वो कोशिश जारी है। आज आप देख रहे हैं कि वो सब लोग जो नेपो किड्स के नाम से राजनीति कर रहे हैं वो 50 और 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जबकि जेनजी मूवमेंट जो है वो 25 साल से नीचे के मूवमेंट का लोग होता है। तो बड़ी कंट्राडिक्शन तो यही सामने आती है। राजनीति में अब जो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं वो 50 के बाद के लोग राजनीति में सक्रिय हैं, 50 से पहले के लोग तो सक्रिय है ही नहीं। तो उस देश की, उस समाज की, उस सामाजिक संगठन की, उस राजनीतिक दृष्टिकोण की परिपक्वता की आज जरूरत है, जहां यूथ के हाथ में पावर आएगी और ये ट्रांसफर ऑफ पावर बजाय पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल हो, ये पॉलिटिकल टू यूथ होनी चाहिए। और यूथ अब मैच्योर स्थिति में आ जानी चाहिए। यूथ को अब खेलने खिलौने से काम करने के या फायर में अपना हाथ डालने की या कुल्हाड़ी में पैर रखने की अब जरूरत नहीं है। यूथ को स्पष्ट अवधारणाओं के साथ में, क्योंकि सोशल नेटवर्क अब एक बहुत सजीव और एक सबल और एक सक्रिय माध्यम है। ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा विकल्प बन चुका है सोशल नेटवर्क। इसका लाभ उठाते हुए यूथ जनरेशन को, यूथ विंग्स को और ये जो नए नेपोकिड्स हैं इनके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए और इस तरह की एक, मेरे ख्याल में एक सकारात्मक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण बनना चाहिए, जिससे इस विश्व में शांति पैदा हो और डिवाइड एंड रूल वाला जो अब तक का जो चला आ रहा है या हिंसा को लेकर के जो राजनीति की जा रही बरसों से, उसके खिलाफ शांतिप्रिय तरीके से वैकल्पिक राजनीति के सुदीर्घ आयामों की तरफ हम आगे विकसित करें, अपने देश के ढांचे को बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड की तरफ जाएं और यूएनओ का जो रियल मॉडल है, जिस मॉडल की अभी भी केवल कल्पना की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ फेलियर साबित हो चुका है। जो हमारे प्रतिनिधि जयशंकर जी ने लेटेस्ट अभी ये बात की है
और उन्होंने ये साबित किया है कि यूएनओ अब वो यूएनओ नहीं रहा जो जिस समय अवधारणा हुई थी। भाग्य से यूएनओ के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया है कि अब तक जो यूएनओ की भूमिका रही है और ये आगे आने वाली भूमिका भी उसमें बहुत सारे खतरे सामने आ रहे हैं, उनसे हमें बचना होगा। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ में यूएनओ को भी एक थ्रेटन किया जा रहा है, उनको साफ ये कहा जा रहा है साफ होकर के कि यूएनओ शुड चेंज, अदरवाइज ए न्यू यूएनओ विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात की तैयारी है, पूरा विश्व एक हो चुका है। अब कोई कंट्री, किसी भी बड़े कंट्री को कहीं दादागिरी करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। छोटा से छोटा कंट्री भी अब पूरे विश्व को गाइड करने के लिए, भारतवर्ष तो सामने आ ही चुका है, किंतु विश्व के छोटे छोटे गणराज्य हैं वो आज जागरूक हैं और सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। तो आइए हम लोग इस भाव भूमि पर, इस सांस्कृतिक भूमि पर, इस सामाजिक राजनीतिक भूमि पर आगे विचार करें और अनुशीलन के साथ में अपने नए युग की तलाश करें, एक संभावनाओं भाई की। साहब